नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो आर्टिकल्स है वो आप लोगों को सारे जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं और जो लीडिंग गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं वहां से कलेक्ट करके उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होंगे। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअसली सतत रूप से फॉलो करें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे इंस्टाग्राम का जो पेज है वहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको जरूर ज्वाइन कर लें, जो यहाँ पर शो किया जा रहा है डिस्प्ले में। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करने जा रहे हैं आज। सबसे पहला टॉपिक है सी राजगोपालाचारी जी से रिलेटेड है। इनका नाम आपने सुना होगा, काफी ही प्रोमिनेंट नेम है ये आपका, है ना। फ्रीडम फाइटर्स के रूप में हम इनको जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ेंगे हम लोग। जो योजना है वो फिर से न्यूज में है और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2, 3 दोनों में रख सकते हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी है, जेंडर जो आपका सेक्स रेशो है ना, उसको भी ये आपका क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है, या वो उस पर जो है आपका पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है। इसको भी पढ़ते हैं हम लोग सेकंड पेपर थर्ड पेपर दोनों में। इसके बाद अभी जो टाइम चल रहा है, आज की डेट भी आप देखेंगे तो 13 दिसंबर है। तो आज जो है क्या था बताइए, आज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था, है ना। 9 दिसंबर को हमारी संविधान सभा की बैठक होगी, अस्थायी अध्यक्ष बनेंगे, उसके बाद स्थायी अध्यक्ष बनेंगे। तो उसी से रिलेटेड है ये आपका 75 ईयर्स हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली सिटिंग को। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया और हमेशा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये जीएस पेपर 1 हो गया, ये 2 और 3 दोनों में रख सकते हैं। जो 4th नंबर का टॉपिक है, ये साइक्लोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो है इंक्रीमेंट देखा गया है अरेबियन सी साइड में, अरेबियन सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है और आपका डिजास्टर से भी रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट से। तो जीएस पेपर 1 और 3 दोनों में रख सकते हैं। बर्ड फ्लू के बारे में है, अभी फिर से बर्ड फ्लू देखा गया है सदर्न स्टेट्स में, उसके बारे में है यहाँ पर। काफी पहले से भी आप देख रहे हैं यहाँ पर H5N1 और एक स्वाइन फ्लू भी देखते होंगे आप लोग, है ना। तो दोनों है ये आपका, या हम लोग देखेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं इसको। तो हेल्थ में रख सकते हैं आप इसको सेकंड पेपर में भी। और जो इसके बाद है सेकंड पेपर से रिलेटेड है 6th शेड्यूल, अभी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में न्यूज में है। लद्दाख को जो यूटी बनाया गया था तो वहां पर मांग की जा रही 6वें अनुसूची के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके प्रशासन से संदर्भित है 5th और 6th दोनों। लेकिन 6th में जो है आपके 6th जो शेड्यूल है उसमें आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संदर्भित है। लेकिन आप 5th को देखेंगे तो मैक्सिमम ऐसे स्टेट्स आते हैं जो पेसा आपका एक्ट है उससे गवर्न होते हैं, ठीक है ना। तो ये जीएस पेपर 2 है। उसके बाद मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन है, ये स्ट्रीट वेंडर्स को जो है किस तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन वो कर सके, है ना, तो वो उससे संदर्भित है। उसके बाद केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये काफी न्यूज में भी रहा क्योंकि इसमें एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी था। क्योंकि वहां पर जो है पन्ना में आपका जो नेशनल पार्क है उसको भी, उसके बीच से भी ये होके जा रहा है, तो वहां पर इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल भी एस्पेक्ट था, तो ये न्यूज में था, है ना। तो ये देखेंगे हम लोग। उसके बाद यूपीआई के बारे में बात है, तो ये जीएस पेपर 3rd में है आपका। और केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट आप जीएस पेपर 1 में भी रख सकते हैं, ज्योग्राफी में, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखेंगे हम लोग। सबसे पहले जो आज का डे है, इंपॉर्टेंट डे जो है 12 दिसंबर 2021 को किस महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में मनाया जाता है, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे है, इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर, आज मैंने आपको बताया कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था आज के दिन ही पेश किया था जेएलएन जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। उसी पे बेस्ड है हमारा पूरा का पूरा जो संविधान है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है आज वो सी राजगोपालाचारी, क्योंकि उनकी जो 143rd बर्थ एनिवर्सरी है उसमें उनको जो है याद किया गया,
ठीक है, अब इनके बारे में जानना जरूरी है, काफी क्वेश्चन भी इनके संदर्भ में बन चुके हैं। ठीक है, तो जो इनका जन्म हुआ था वो बताया जा रहा है और इनका नाम बताया जा रहा है। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। सबसे पहले ये कि इनका जो टेन्योर बता रहे हैं ना, जीवन काल जो है 9 दिसंबर 1878 से लेके 25 दिसंबर 1972। तो पॉपुलरली जो इनको जाना जाता था, है ना, नाम किस नाम से जो है इनको जाना जाता था, तो राजा जी भी बोला जाता था और सीआर भी बोला जाता था। मतलब इनको जो है राजा जी या सीआर के नाम से, जिन्हें मुथरीनार राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। ये स्कॉलर भी थे, लॉयर भी थे, राइटर भी थे, स्टेट्समैन भी थे और आपके इंडिपेंडेंस के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट लिखा गया है यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ये बता रहे हैं। तो 10 दिसंबर 1878 को इनका जन्म होता है। थोरापल्ली है, धर्मपुरी तालुका है, सलेम जिला है आपका, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। मुंसिफ चक्रवर्ती वेंकट, जो आपके यहाँ पे लिखा गया ना, वेंकटरया अयंगर, ठीक है, और सिंगारम्मा के घर पर उनका जन्म हुआ था। ये आपका अयंगर तमिल परिवार था जिनमें से वो आपके संदर्भित थे। इसके बाद ही स्टडीड लॉ, तो उन्होंने जो लॉ की पढ़ाई की वो प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की, अब वो चेन्नई में है। और इन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी 1900 में सलेम से। ठीक है, ये यहाँ पर इनकी पिक्चर दिखाई जा रही है। भारत रत्न भी इनको मिल चुका है, बताइएगा कब मिला था और इसके बाद जो किस ईयर में मिला था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1916, ये होम रूल मूवमेंट का टाइम चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो इन्होंने फॉर्म किया था एक तमिल साइंटिफिक टर्म सोसाइटी, और उसके थ्रू जो है आपके जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होती हैं, जैसे आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड थी, फिजिक्स से, मैथ्स से, एस्ट्रोफिजिक्स से, एस्ट्रोनॉमी से जिसको आप बोलते हैं, बायोलॉजी जो हो गया आपका, बायो से रिलेटेड जो टेक्स्ट थे इंपॉर्टेंट, है ना, और जो विज्ञान के जो वैज्ञानिक शब्द थे उनको उन्होंने इजी वे में तमिल शब्दों में अनुवाद करवाया था। इससे क्या होगा कि जब वहां की स्थानिक भाषा में किसी चीज का अनुवाद होगा तो लोग उसको समझ पाएंगे, है ना, उनकी ग्राह्यता जो है वो बढ़ जाएगी, इसलिए इन्होंने ऐसा किया था। इसके बाद ये आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, है ना। और क्यों? क्योंकि इसके पहले तक तो सारे ब्रिटिशर्स ने उस पोस्ट को लिया था। जैसे आपके कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है ना, लॉर्ड माउंटबेटन उनका नाम आपने सुना होगा। तो स्वतंत्र भारत के मतलब ये पहले गवर्नर जनरल भारतीय मूल के थे, है ना। वैसे देखा जाए तो पहले हमारे माउंटबेटन थे, तो जब तक थे ये आपके अंतिम गवर्नर जनरल, इसलिए बोला जाता है कि फिर 1950s में हम रिपब्लिक बन जाएंगे तो ये पोस्ट ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये आपके पहले इंडियन बॉर्न गवर्नर थे, जनरल थे, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इन्होंने आईएनसी के नेता के रूप में काम किया, मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल बने, भारतीय संघ के गृह मामलों के मंत्री बने और मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। तो इसके बाद इन्होंने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो भारत रत्न है वो भी इन्होंने प्राप्त किया। 1955 में इन्हें ये दिया गया था, यहाँ पर ईयर बता दिया गया। और इनका निधन जो है 25 दिसंबर 1972 को हुआ था। 25 दिसंबर किसी और भी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या? सुशासन दिवस के रूप में किन की स्मृति में बनाया जाता है, ठीक है, ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। और इनका पॉलिटिकल करियर यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो मतलब जो उनके जो राजनीतिक जीवन ने जब आकार ग्रहण करना स्टार्ट किया, तो ये बोल रहे हैं कि इनको जो सबसे पहले 1937 में, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी 1937 में, उनके फर्स्ट प्रीमियर के रूप में इनको इलेक्ट किया गया था। और 1939 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक स्टेप लिया, किस लिए? एबॉलिश अनटचेबिलिटी, ठीक है ना। इसीलिए संविधान में फिर आर्टिकल 17 हमारे यहाँ क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। और उसके संदर्भ में उसको एक्टिव करने के लिए या उसको मूर्त रूप देने के लिए फिर 1955 में सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट आता है। 1989 में देखेंगे तो SC/ST एक्ट आ जाएगा। 1996 में देखेंगे आप तो पेसा एक्ट आ जाएगा, है ना। तो ये सब जो है उसी से संदर्भित है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन बनाया है यूपीएससी ने मेंस में कि स्वतंत्रता के बाद से, है ना, स्वतंत्रता के बाद से जो वैधानिक या लीगल जो स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, उनके बारे में वहां पर चर्चा करनी थी। इस क्वेश्चन को आज लिख के दिखाइएगा, मिनिमम मतलब नॉर्मल पॉइंट में, जैसे मैंने ये एक्ट्स बताए तो इस तरीके से आप निकाल के बताइएगा उसको। इसमें एक और भी एक्ट आएगा आपका, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वो भी जो है एसटीज से ही रिलेटेड है, ठीक है ना, उन्हीं से ही रिलेटेड है, उन्हीं के अधिकारों को वहां पर संरक्षण दिया जा रहा है, तो इसको आप एड्रेस करके बताइएगा। तो ये जो है इन्होंने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए एक स्टेप लिया। और कास्ट प्रीजुडाइस एंड इशूड द मद्रास टेम्पल एंट्री, किसके लिए? ऑथराइजेशन एंड
इंडेमिनिटी एक्ट, ये एक्ट का नाम दिया है। इसके अंतर्गत कोई भी जो दलित थे अब उनको अलाउ किया गया है ना, अलाउ किया जाना था, किस लिए, मंदिरों में एंट्री के लिए, प्रवेश के लिए। ये हमेशा और भी न्यूज में रहता है, आपने देखा होगा साउथ के काफी सारे मंदिर भी न्यूज में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि दलितों को मंदिरों में अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी गई। उन्होंने ये जो है आपका एक्ट जो है वो यहाँ पर क्या किया था, जारी करवाया था, ठीक है ना, मद्रास जो मंदिर प्रवेश प्राधिकरण और क्षतिपूर्ति एक्ट था। विभाजन के समय राजगोपालाचारी जी को पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का राज्यपाल भी बनाया गया था। 1947 में ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट ब्रिटिश वायसरॉय एंड इंडिपेंडेंट India's first Governor General, राजगोपालाचारी was temporarily chosen to hold the office। तो ये हमने पहले ही देख लिया है। और 1948 जून में जब माउंटबेटन इंडिया को छोड़ेंगे तो राजगोपालाचारी जी को ये पोजीशन दे दी जाएगी, कब तक, जब तक हम रिपब्लिक नहीं बन जाएंगे, 26 जनवरी 1950 तक, ठीक है। और इसके बाद बताया जा रहा है कि इसके बाद ये संन्यास लेना चाह रहे थे पॉलिटिक्स से, लेकिन कांग्रेस जो आपके लेजिस्लेचर्स थे उन्होंने फोर्स किया इनको क्या करने के लिए, मद्रास के चीफ मिनिस्टर के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए अप्रैल 1952 में, ठीक है। नॉर्मल सी जानकारी है, इनको एक बार देख जाइएगा, ठीक है। जब नमक सत्याग्रह चल रहा था तो बताइएगा कि कहां पर जो है ये लीड कर रहे थे उस मूवमेंट को, सदर्न स्टेट में, उस स्टेट का नाम बताइएगा। ये पूछा गया है प्रीलिम्स में भी एक बार स्टेटमेंट के थ्रू यूपीएससी में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, ये आपका वुमेन एम्पावरमेंट में भी आएगा, वुमेन्स के एजुकेशन से भी संदर्भित है ना, और वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत भी इसको रखा जा सकता है। तो इसका कंटेक्स्ट ये है कि अभी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है और किससे संदर्भित, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उन्होंने यहाँ पर ध्यान जो है संकेंद्रित कराया है, नोट किया है इन इट्स रिपोर्ट, एक रिपोर्ट में, दैट द गवर्नमेंट स्पेंट 80% ऑफ द फंड अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स ऑन मीडिया कैंपेन्स। मतलब जो 80% पूरी योजना का जो फंडिंग की गई है उसका 80% जो खर्च हो रहा है वो मीडिया अभियान में लग रहा है। अब तो फिर यहीं पर 80% लग जाएगा तो बचे 20% में सारी चीजें काम करेंगे, समझिएगा, यहीं से ये क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। अब यहां पर ये रिकमेंड किया है, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताया जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है दैट इट मस्ट नाउ रीविजिट दिस स्ट्रैटेजी एंड इन्वेस्ट इन मेजरेबल आउटकम्स इन हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर गर्ल्स। क्योंकि भैया जो योजना है उसका क्रक्स तो ये है ना, कोर पार्ट ये कि उनकी हेल्थ और एजुकेशन को हमको ध्यान देना है। और यही दो ऐसी चीज है जब किसी भी बच्चे को ये दे दिया जाए, प्रोवाइड कर दिया जाए और उसके बाद उनको स्किल दे दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है उनका, वो आपके ह्यूमन रिसोर्स बन जाते हैं, फिर आपके नेशनल कैपिटल और आपके इंटरनेशनल कैपिटल के रूप में, सोशल कैपिटल के रूप में वो उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर निवेश करना चाहिए जो कोर है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं कि मीडिया कैंपेन बस करते रह रहे हैं हम उसको, समझे। ये पहली पॉइंट है, आपका समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद जो दूसरा है कि जो टोटल यूटिलाइजेशन है अंडर द स्कीम वाज आल्सो पुअर, मतलब योजना के तहत जो और भी धन का उपयोग किया गया है उसका जो आधार है वो तार्किक नहीं है, उचित नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है फंडिंग का यूज ही नहीं हो रहा, तो फिर क्या उसका आउटकम दिखाई देगा। तो इसमें जैसे एडवोकेसी और मीडिया कैंपेन्स हैं, इंक्लूड टेलीविजन पब्लिसिटी, आउटडोर एंड प्रिंट मीडिया, एसएमएस कैंपेन, सारे आप प्रावधान बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट के, रेडियो स्पॉट्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट थ्रू एग्जीबिशन वैन्स। तो ये सब जो है इसके एड में जो है इसको अवेयरनेस के लिए ऐड लाया जाता है, तो ये सब प्रावधान जो वहां पर अपनाए जाते हैं। अब हमको जानने की जरूरत है और रिवीजन है हमारे लिए कि ये कब से स्टार्ट हुआ। तो ये आपका 2014 से स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि जेंडर इनइक्वालिटी दिखाई देगी, है ना, जेंडर बायस्ड चीजें दिखाई देंगी। तो जेंडर बायस्ड आपको क्राइम भी दिखाई देता है, इसके बहुत सारे इंपैक्ट हैं, ठीक है ना। तो एड्रेस करने के लिए डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड रिलेटेड इशू ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स, सीधी बात है, हेल्थ दे दिया आपने उनको, एजुकेशन दे दिया उन्होंने, तो उनको आपका एम्पावरमेंट हो गया, है ना, ठीक है। उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो है आपकी इसमें 3 मिनिस्ट्री है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था इसका, क्योंकि हम कभी भी देखते हैं ना, तो जैसे एजुकेशन वाला पार्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, हेल्थ वाला पार्ट आ गया, लेकिन यहाँ पर हमको ये देखना है कि 3-3 मिनिस्ट्रीज है, तो प्रीलिम्स में कभी ये स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। तो ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट है, एजुकेशन है इसमें, और वुमेन एम्पावरमेंट की बात है तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आ जाएगी, हेल्थ की बात है तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और आपकी एजुकेशन की बात है तो एचआरडी आ जाएगा। तो तीनों है यहाँ पर। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पर अवेयरनेस को फैलाया जाए और इंप्रूव किया जाए एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज इंटेंडेड फॉर गर्ल्स इंडिया, ठीक है, यही इसका क्या है, कीवर्ड है।
ठीक है ना, इस पैराग्राफ का। इसके बाद ये जो आपकी योजना है इसको लॉन्च किया गया, जो इनिशियल इसका फंडिंग था वो 100 करोड़ का था। इसके बाद इसका जो टारगेट है, अब इसका टारगेट कहाँ पे होगा, पहले सबसे पहले तो जहां पर जो है आप सेक्स रेशियो देखेंगे तो सबसे कम है, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है हमारा, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है ना, तो यहाँ पर इनको क्या किया गया, फोकस्ड स्टेट है जहां पर यहाँ पर इनको क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, लक्षित किया जा रहा है। तो यूपी है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, पंजाब, बिहार और दिल्ली से संदर्भित जो वहां पर टारगेटेड ग्रुप है उनको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है, मैंने पहले ही बताया, जीएस पेपर 2 से है और पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी रख सकते हैं अब इसको आप। तो 75 ईयर्स को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है ना। ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसको बनाया गया था, ये आप लोगों को पता होगा 1946 में। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, वही यहाँ पर बताया जा रहा है, उसी के संदर्भ में ये आर्टिकल है, ठीक है। और उन पे जो भी हमारे संविधान निर्माता थे, है ना, उनको अभी क्या क्या दिया गया है, वहां पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो ये कंटेक्स्ट है हमारा कि उन्होंने जो श्रद्धांजलि दी किनको, कि भैया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं, जो हमारे यहाँ के वो महान लोग हैं जिन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया, योग्य संविधान दिया, उसके लिए बहुत सारी पृष्ठभूमि विचारधाराओं के प्रतिष्ठित लोग एक साथ बैठे और वहां पर संविधान सभा ही संसद की तरह काम कर रही थी। वहां पर सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि देश के लिए एक अच्छा संविधान बनाना है, देश को एक जो है अच्छा सुनहरा भविष्य देना है। तो वो तो तभी होगा ना जब जिन कानून का संकलन किया जाना है, जिस कानून के द्वारा देश का संचालन किया जाना है, वो जब योग्य हो। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर यह आर्टिकल रखा गया। अब देखिए यहाँ पर जो पिक्चर है संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताया जा रहा है। तो इसको जो आपका आप देखेंगे तो भारत के संविधान के निर्माण के लिए चुना गया था, बिल्कुल ठीक बात है। आपको याद होगा कि स्वराज पार्टी बनेगी, है ना, और उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी ने जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो इसीलिए कि भैया भारत का शासन अब भारत के संविधान के द्वारा, और वो संविधान भारत के लोगों द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए, है ना, होम रूल की बात आप समझिए, उसी संदर्भ में था। तो वहां पर ब्रिटिशर्स चैलेंज करते हैं हमारे भारत के मतलब जो राजनेता थे उनको चैलेंज करते, तो ये चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं और नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने वो संविधान बना के भी दिखाया, ठीक है ना। इसकी जो पहली आधिकारिक मांग थी वो जो आपके कौन है बताइए, जो आपके एम.एन. रॉय जी हैं, कम्युनिस्ट आंदोलन के जो अग्रदूत भी हैं, उन्होंने 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा बनाने का एक विचार भी प्रस्तावित किया था, वही यहां पर लिखा गया। ये कुछ कंटेक्चुअल जानकारी ये हमारे पास होनी चाहिए। अब ये जो भारतीय संविधान सभा है, इसमें लोगों को कैसे चुना गया, है ना, तो इसमें भी हमारे पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, क्योंकि हम भारत के लोग जैसे आज है वैसे वहां, तो अब उस समय वैसी व्यवस्था नहीं थी, तो प्रांतीय सभाओं के द्वारा उनको चुना गया था, ठीक है ना, प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा। अब यहां पर 10 लाख में एक रिप्रेजेंटेटिव था वहां पर, ये सब आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1947 इट्स मेंबर्ड सर्व एज द नेशंस फर्स्ट पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है, उस समय संसद के रूप में ही जो है ये कार्य कर रही थी, ठीक है। अब यहां पर 1934 में एम.एन. रॉय जी ने जो है आपके कम्युनिस्ट आंदोलन के जो अग्रदूत थे आपके, उन्होंने संविधान सभा के लिए, भारत के लिए एक संविधान सभा का एक विचार प्रस्तुत किया था। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ट्विटर के माध्यम से जो है वहां पर बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, मतलब आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड किया था किस चीज का, संविधान सभा का, है ना। और द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन एट लखनऊ ऑन अप्रैल 1936 प्रिसाइडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर अपना अधिवेशन भी आयोजित किया था 1936 में, लखनऊ वाला। तो आप याद रख लीजिएगा इसको, ये पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, लैंडमार्क चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर कि ऑफिशियल डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी वो रेस की गई, है ना, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको रिजेक्ट किया गया एज इट इम्पोज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज अगेंस्ट द विल ऑफ इंडियंस, ठीक है ना। तो इसको खारिज कर दिया। इसका मतलब ये कि भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध, इंडियन पीपल्स की विल के विरुद्ध हो गया। तो लोकतांत्रिक मूल्यों के किसमें हो गया, लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध हो गया वो चीजें, है ना। वही बताया जा रहा है कि भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध है। इसलिए हमारे संविधान में जब उद्देशिका पढ़ते हैं आप तो वहां पर लिखा होता है हम भारत के लोग, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल वही है। लोकतंत्र का आधार यही है कि जिस देश में शासन किया जाना है वो किसके ऊपर, उस देश के लोगों के ऊपर। तो उन देश के लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन वहां पर होना चाहिए, है ना, किसमें, शासन व्यवस्था में। तो वही देश के लोग जो है सब लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का फॉर्म बोलते हैं इसको,
है ना। तो जो आपका प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, तो हम सब तो संसद जा नहीं सकते, तो हमने अपने एक मास के हिसाब से एक क्राइटेरिया बना के हर एक क्षेत्र को बांट दिया, है ना। और वहां पर जैसे वार्ड देखते हैं आप, है ना, विधायिका के लिए जो आप क्षेत्र देखते हैं विधानसभा का, संसद का, है ना, तो वहां पर क्षेत्र वाइज हम एक रिप्रेजेंटेटिव बना देते हो, वही हमारी बात जाके संसद में रखते हैं और शासन व्यवस्था में, संचालन में अपना योगदान देते। तो वही चीज बता रहे कि जब भारतीयों की इस मांग को रिजेक्ट कर दिया गया 1935 के एक्ट में, तो ये भैया भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध था। अब यहाँ पर सी राजगोपालाचारी जी ने यहाँ पर 15 नवंबर 1939 को एक मांग की थी कि एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा की मांग की, और फिर इसको अगस्त, अब ये देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, अब यहां पर आपको अगस्त प्रस्ताव दिखाई देगा, है ना, ये सब दिखाई देगा आपको, ये डेवलपमेंट है लास्ट का, क्योंकि अब इनको छोड़ के जाना है भारत, है ना, अंतिम समय आ गया। तो ये जो 1940s में जो अंग्रेजों ने इसको स्वीकार भी कर लिया, और अंततः आप देखेंगे तो कैबिनेट मिशन आएगा 1946 में, और उसके तहत जो है संविधान सभा की स्थापना हुई। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसके तहत हुई संविधान सभा की स्थापना, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। तो इसको जो आपका इसका गठन कब हुआ था, तो आपका 1946 में हुआ था, है ना। अब इसमें कौन कौन से मेंबर्स है ये बताइएगा जरा आप। और इसके बाद जो नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन कब हुआ था, वो किस चीज से संदर्भित था ये भी बताइएगा आप लोग। और राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो था 1944 वाला, वो किससे संदर्भित था ये भी बताइएगा। तो यहाँ पर आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये आपका इससे रिलेटेड है, जीएस पेपर 1 और 3 मैंने पहले ही बताया, मोर साइक्लोन्स इन अरेबियन सी इन रिसेंट ईयर्स। तो भैया आवृत्ति जो है वो बढ़ी है अरब सागर के क्षेत्र में चक्रवातों, क्योंकि पहले इधर देखा जाता था आपका जो बे ऑफ बंगाल वाला हमारा एरिया है ना। तो ये नई फाइंडिंग्स है। अब यहां पर हमको क्या रिवाइज करना चाहिए कि भैया साइक्लोन होता क्या है, एंटी साइक्लोन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे सेंटर में अगर जो आप देखेंगे केंद्र की ओर, तो एक तो बीच में शांत क्षेत्र होता है, उसके बगल में आप देखेंगे तो सराउंडिंग एरिया में तो एक्सट्रीम लो प्रेशर जोन होता है, लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है, यही होता है। तो अब जो लो प्रेशर जोन होता है, अब वहां से हवाओं का जो है मूवमेंट है, पूरा ज्योग्राफी के कोर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। गर्म होकर हवा ऊपर उठती है, और जब ठंडी होती है तो वही हवा बारिश करती है। अब जितना ज्यादा वहां पर डिस्टर्बेंस होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी हवा के मूवमेंट की वो तेज हो जाएगी, तो उसको चक्रवात बोलेंगे। अब उसमें हमने एक डिसाइड कर दिया कि इतने किलोमीटर पर आवर की जो आपका बेल्ट है उससे अगर ऊपर यह हवा होगी तो ये इतना सेवर हो जाएगा, है ना, इतना खतरनाक चक्रवात है। तो उसमें टाइप्स बांट दिया 1 2 3 4, है ना। उसी में टॉर्नेडो वगैरह आप लोग देखते हैं, वो उसका ही टाइप है, तीव्रता के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया। तो इस क्वेश्चन को लिख के बताइएगा कि चक्रवात और जो साइक्लोन है और एंटी साइक्लोन, इसमें आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब तुलना करने के पॉइंट्स की भैया उत्पत्ति कैसे होती है, खत्म कहां होता है, जैसे लैंड पे होता है कि सी पे होता है ना, दोनों में होता है ना, इस तरीके की चीजों को, कौन ज्यादा खतरनाक होता है दोनों में से, है ना। जैसे आप शीतोष्ण चक्रवात देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा विनाशकारी चीजें दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। टेम्परेट जो आपका साइक्लोनिक जो आपका इम्पैक्ट देखेंगे आप, है ना, वो सब चीजें। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में, यूपी में 2 खेती हो जाती, क्यों हो जाती है, वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो मेडिटेरेनियन सी से आ रहा होता है आपका, है ना, साइक्लोन से ही रिलेटेड है वो आपका, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों को कनेक्ट करके इस आंसर को लिखेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बताया जा रहा है, की पॉइंट्स, तो सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि जबकि भारत में ऐसा देखा जाता है, दिस हैज नॉट मेजरेबली इंक्रीज्ड द थ्रेट टू इंडियंस वेस्टर्न कोस्ट as most of these cyclones were making landfall in Oman and Yemen। मतलब ऐसा होने से भी भारत जो है, अभी भारत का जो पश्चिमी तट है उसके खतरे जो है कम नहीं हुए, क्योंकि जो मैक्सिमम साइक्लोन्स हैं ये अभी भी ओमन और यमन में पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे खतरनाक या तीव्रता के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है ये बताना है आपको आंसर में, है ना, कि किस किस हिसाब से बाइफर्केशन किया गया है स्पीड के हिसाब से। तो वेरी सीवर जो साइक्लोन होता है उसको डिफाइन किया गया है एज वन विथ विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए, 220 किलोमीटर पर आवर, और ये आपका 4th हाईएस्ट कैटेगरी है साइक्लोन का। बाकी भी बताइएगा आप लोग, ठीक है ना, किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो ईस्टर्न कोस्ट है वो अभी भी जो है हमारे यहाँ वल्नरेबल है ना, पूर्व की तरफ जो है ज्यादा घटनाएं आप देखते होंगे इस तरीके की, ठीक है। टू एक्सट्रीमली सीवर जो आपके क्या होते हैं साइक्लोन्स देन द वेस्टर्न कोस्ट, है ना। अब ये एक स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा फ्रेम किया जा सकता है प्रीलिम्स में भी, कॉन्सेप्चुअल चीज है। अब इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑन एन एवरेज, एक औसत में, कि 60% से 80% जो साइक्लोन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं आपके नॉर्थ इंडियन ओशन में। नॉर्थ इंडियन, जैसे इंडियन ओशन तो नॉर्दर्न साइड ले लिया और सदर्न साइड ले लिया, कंप्राइजिंग द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी।
मेड लैंडफॉल कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सीधी बात है, जान माल का नुकसान होता है ना। और औसतन जो है 60 से 80% जो है ये आपके लैंड स्लाइड या लैंडफॉल को भी जो है क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं। तो यहाँ पर लो लाइन जो कोस्टल बेल्ट है आपकी, है ना, मैप में देखेंगे आप लोग, तो ये जो आपका वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, पुडुचेरी है, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल या प्रोन माने जा सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ दीज सिस्टम्स, है ना। इन जो आपदा ही है, ये एक तरीके की डिजास्टर में हमको पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट में। अब यहाँ साइक्लोन के बारे में बताया जा रहा है। तो मीटरोलॉजी में, मौसम विज्ञान में, चक्रवात को एक, देखिए इसको एक डिस्टर्बेंस के रूप में देखा जाता है ना, विक्षोभ बोलते हैं उसको। तो एक चक्रवात एक बड़े पैमाने पे वायु का द्रव्यमान है, ऐसा बोला जा रहा है ना। एक एयर पैकेट ही तो है जो कम वायुमंडलीय दबाव के एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है। मैंने बताया आपको एक्सट्रीम लो प्रेशर जो होता है वो सेंटर में होता है, और यही एंटी साइक्लोन या जो आप देखेंगे प्रति चक्रवात, तो वहां पर इसका उल्टा हो जाएगा, वहां पर हाई प्रेशर होगा सेंटर में, ठीक है। अब यहां पर क्या कि यहां पर बताया जा रहा है जो रोटेट होता है अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अब यहां पर देखिए जो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, इसके डायरेक्शन की बात करें तो काउंटर क्लॉकवाइज हो गया नदर्न हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, एज व्यूड फ्रॉम अबव अपोजिट टू एन एंटी साइक्लोन। इसलिए मैंने बोला कि कंपैरिजन करके आंसर लिखेंगे तो एक ही जगह ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। साइक्लोन को जो आपका करेक्टराइज किया जाता है इनवर्ड, इस जो आपका स्पिरिलिंग विंड्स होती है दैट रोटेट्स अबाउट अ जोन ऑफ लो प्रेशर। तो चक्रवात को हम ऐसे देखते हैं ना, सर्पिलाकार जो है बोल रहे हैं, इसलिए वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, कुछ नया नहीं है। इसके बाद ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है वो सबसे ज्यादा वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस देखा जाता है ना। तो यहाँ पर किस तरीके के क्लाउड जो है वो फॉर्म होता है बताइएगा जरा। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश वगैरह भी होती है ना, वो इंपॉर्टेंट है आपका, उसका भी नाम, इसलिए मैंने पूछा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए आप लोग। जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो अब वही हम लोगों के लिए भी मोटिवेशन है ना। तो अपना सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए, क्योंकि 24/7 हमारी टीम जो है आप लोगों के लिए कार्यरत रहती है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि इसका जो ओरिजिनेट जो होता है, ओरिजिन जो है ओशन में होता है। तो आप लोगों को पता होगा जो लेटेंट हीट होती है उसकी, है ना, जो वहां पर इवेपोरेशन से जो जनरेट होगी कहां पर, सी में, वही उसके इंजन की तरह, फ्यूल की तरह काम करेगी, है ना, उसको चलने के लिए। और इसीलिए जब ये लैंड पर आता है, कोस्टल एरिया में आता है, तो इसका जो है आपका प्रभाव खत्म हो जाता है, किसका, चक्रवात का, ठीक है ना। तो इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर टू coastal areas bringing about large scale destruction caused by violent winds were heavy rainfall, very heavy rainfall and storm surge। तो सही बात है, तूफान आएंगी, भारी वर्षा होगी, तो इससे जो है ये इसलिए ज्यादा खतरनाक माना जाता है। चक्रवात की बात कर रहे हैं। अब जो उष्णकटिबंधीय आपके चक्रवात है, अच्छा इसका एक्सटेंशन तो समझ में आ रहा है आपको, नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मतलब एक फ्रीक्वेंसी में इसको सनरेज चाहिए होता होगा पानी में, है ना, जब वो हीट होता होगा वहां पर और वहां पर कंडीशन क्रिएट होंगी, तभी तो जो है वहां पर ये बनेगा। अब ये आपका ट्रॉपिकल एरिया के ऊपर तो नहीं फॉर्म होगा ना, क्योंकि वहां पर ऐसी सनरेज सालों भर नहीं पड़ती हैं, क्योंकि जब आप ग्लोब देखेंगे तो आप देखेंगे सूरज की जो रोशनी है वो जहां पर सीधी पड़ेगी वहां पर क्या है, उसी को तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम तो वो ठंडा क्षेत्र इसीलिए है क्योंकि वहां पर पेनिट्रेशन जो है, देखिए टिल्टेड हो गई उसकी रेज, तो वो आपका ठंडा क्षेत्र होगा, है ना, ऐसे समझिएगा इसको। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो जनरेट होते हैं आपके नियर जीरो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स है उनको बहुत कम वैल्यू ऑफ ट्रोपोस्फियर, जो आपका ट्रोपोस्फियर है, स्फेरिक लिखा है, क्षोभ मंडल से संदर्भित है, वर्टिकल शेयर इन ऑर्डर टू फॉर्म एंड ग्रो, ठीक है ना, वो आपका उसी से रिलेटेड है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके फ्यूल के रूप में काम करेगा, वहां पर वो पड़ना चाहिए, सनरेज का पेनिट्रेशन ऐसा होना चाहिए, है ना, तभी तो वहां पर ज्यादा होगा, तभी तो वहां पर एक्सट्रीम लो प्रेशर वाली कंडीशन जो है वो क्या होंगी, जनरेट होंगी। देख जाइएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कोर पार्ट भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको हेल्थ से यहाँ पर बताया गया बर्ड फ्लू को, तो एक अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है जो अलापुझा डिस्ट्रिक्ट है केरला का, है ना। एक यहाँ पर आपकी कोई नदी है क्या, भरत पूजा करके, बताइएगा कहाँ पर है। तो केरला आफ्टर द स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कंफर्म किया उन्होंने H5N1 जो मैं बता रहा था आपको, इन्फ्लुएंजा, और स्वाइन फ्लू इसी का उल्टा है, H1N जो आपका H1N5 है, ठीक है ना। तो ये पूछा गया यूपीएससी के प्रीलिम्स से। इन सम सैंपल्स सेंट टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज इन भोपाल,
तो ये एक अलर्ट जारी किया है जब यहाँ पे सैंपल को कंफर्म कर दिया कि भैया यहाँ पर आपका बर्ड फ्लू जो है वो फैल रहा है। अब ये जो इंस्टीट्यूट है भोपाल में, आपको ये याद कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बताए जा रहे हैं कि इसके बारे में कि बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं इसको, तो ये जो है आपका एवियन फ्लू के रूप में भी जाना जाता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी, जैसे एच है ना आपका, एच और एन है दो, ये अब ये H1 N5 H5 N1 है ना 6 7 इस तरीके की नंबर के हिसाब से बहुत सारे कैटेगराइजेशन है। तो उसमें से कुछ खतरनाक है मानव जीवन के लिए और कुछ का इम्पैक्ट बहुत कम है। तो इट कैन स्प्रेड टू ह्यूमंस रेयरली, बहुत जो है रेयरली ही जो है ऐसा देखा जाएगा कि ये स्प्रेड हो सकता है मानवों में, है ना। हालांकि बायो एक्यूमुलेशन और बायो जो आपका क्या है, एक तो बायो एक्यूमुलेशन होता है, एक जगह अगर आपका क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रही हैं कोई चीजें, और एक जगह से अगर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में अगर वो ट्रांसफर हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड इफ इट हैपेंस इट कैन ट्रिगर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, एक्सपर्ट्स ने ऐसा बोला है। अब यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज हैं वायरस की, जिसमें से H7N9 जो है उसको कंसीडर किया गया है डेंजरस, है ना, अमंग देम, है ना। तो ये याद रख सकते हैं, ये वेरिएंट सबसे खतरनाक है। अब इसके बाद WHO ने भी यहाँ पर बोला है कि देयर आर मैनी सब टाइप्स ऑफ द एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, लेकिन उनमें से कुछ ही जो है डेंजरस है ह्यूमंस के लिए। तो ये हमारे लिए पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर जो बर्ड फ्लू की बात की जा रही है उसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट बताए जा रहे हैं। तो अनलाइक इन बर्ड्स वेयर इट जनरली इन्फेक्ट्स द गट, है ना, गट को इन्फेक्ट करता है। एवियन इन्फ्लुएंजा जो है अटैक करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ह्यूमंस के, ठीक है ना, श्वसन जो आपका तंत्र है, एंड मे कॉज सीवर रेस्पिरेटरी इलनेस, जैसे कि आपका ARDS, जिसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, न्यूमोनिया बोलते हैं, तो ये उसी से संदर्भित है आपका। इसके शुरुआती जो आपके सिम्टम्स हैं, लक्षण है, उसमें फीवर है, कफ है, सोर थ्रोट होता है, एंड समटाइम्स एब्डोमिनल पेन भी होता है, डायरिया वगैरह भी होता है। इसमें जो इसके सुधार के लिए जो आपके ट्रीटमेंट की बात करते हैं उसमें एंटीवायरल ड्रग्स को दिया जाता है, स्पेशली जो आपका है ओसेल्टामिविर जो है ना वो इंप्रूव करता है द प्रोस्पेक्ट ऑफ सर्वाइवल इन ह्यूमंस, है ना। ये आपका यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इसको बोला गया है, बताया गया इस फैक्ट को, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पर टाइप्स वगैरह बताए जा रहे हैं तो आप देख जाइएगा इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मिनिस्ट्री ने एडवाइस भी किया है लोगों के लिए, जो एडवाइजरी एक तरीके की जारी की है, वर्किंग विथ पोल्ट्री टू यूज PPEs एंड फॉलो हैंड हाइजीन, है ना, हाइजीन जो चीजें हैं उसको जो है वहां पर फॉलो करने के लिए बोला है उन्होंने, और PPE को भी यूज करने के लिए बोला है। अब इसके बाद अमेरिका में जो FDA है उसने 2007 में अप्रूव की थी एक वैक्सीन इसके लिए, है ना, वो अभी भी वहां पर क्या है आपकी मंजूरी दी थी, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके बाद जो पोल्ट्री में जो बर्ड्स होती हैं आपकी, उसमें वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजीज को भी एडवाइस किया गया है WHO के द्वारा, फॉर एनिमल हेल्थ कैन बी यूज टू प्रिवेंट द फ्लू। और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रिकमेंड किया है इरेडिकेट करने के लिए द हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा एट इट्स सोर्स टू डिक्रीज द डिसीज इन एवियन स्पीसीज एंड फर्दर ह्यूमन इन्फेक्शन। तो देख जाइएगा इसको आप लोग, नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, GS पेपर 2 से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 6वीं और 5वीं अनुसूची है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संदर्भित है, मैंने पहले ही बताया। 5th जो है उसमें शेड्यूल जो है उसमें पेसा एक्ट के अंतर्गत जो राज्य हैं अधिकांशतः वो सम्मिलित है। 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाला पार्ट है आपका। तो वही बताया जा रहा है कि लद्दाख जो है आपका उसको UT के रूप में फॉर्म किया गया, और सेंटर रन एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर, कुड स्पेंड ओनली 27%, तो वहां फंडिंग उनको 27% ही मिल पा रही है ऑफ इट्स एलोकेटेड बजट इन द फिस्कल ईयर 2020-21। ये रिपोर्ट बताई गई पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा। ये कंटेक्स्ट हो गया। अब वहां पर जो है आपके जनजातीय क्षेत्र ज्यादा है, वहां पर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए वहां पर मांग की जा रही है कि हमारे यहाँ तो 6वीं अनुसूची के तहत जो है आप शासन व्यवस्था को संचालित करो। की पॉइंट यहाँ पर यह है कि डिमांड जो है 6 शेड्यूल को, है ना, 6 शेड्यूल के संदर्भ में स्टार्टेड आफ्टर दे फेल्ट दैट द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है ना। इस तरीके की आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में भी है आपकी बहुत सारी काउंसिल्स बनाई गई हैं, है ना, स्वायत्त जो है परिषद, उस क्षेत्र में प्रशासन से संदर्भित उस क्षेत्र के लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वहां से फायदा दिया जा सके, उनको प्रशासन में भी, राजनीतिक व्यवस्था में भी, रोजगार में भी, वहां की संपत्ति जो है वो उनकी है ना, जो जनजातीय क्षेत्र, जो जनजातीय निवासरत है, तो उनके एम्पावरमेंट के लिए, है ना। इसमें बहुत सारी जो है स्कीम्स भी लाई गई हैं, आपको पता है, वेरियर एल्विन जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, सैलेड बाउल प्रिंसिपल सुना होगा, वो सब उसी से संदर्भित है। तो जो ये है आपका इन करेंट फॉर्म कैन नो लॉन्गर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स, तो भैया ये है, तो अब ये इनके हितों का संरक्षण नहीं कर पा रही, तो बोल रहे हैं कि भैया इसको अब ना 6 शेड्यूल के हिसाब से आप यहाँ पर प्रशासन को चलाओ।
और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि करंट फॉर्म कैन नो लॉन्गर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल एज इट डिड नॉट हैव पावर टू लेजिस्लेट और फ्रेम रूल्स ऑन सब्जेक्ट्स, जैसे लैंड है, जॉब्स है, कल्चर, तो उस संदर्भों पर ये कानून बनाने की या विनियमन करने की भी इनको शक्ति नहीं दी गई है। तो उस क्षेत्र को एम्पावर करने की जरूरत है। वहां पर जनजाति पॉपुलेशन ज्यादा है वो लद्दाख में, तो आप ना वहां पर 6th शेड्यूल को अप्लाई कर दीजिए, उस हिसाब से शासन चलाइए। ये यहां पर संदर्भ है। अब यहां पर इसके लिए क्या है नीड फॉर, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन है लद्दाख की, वहां पर 90% लोग ट्राइबल, पहला पॉइंट। दूसरा, जो प्राइमरी शेड्यूल ट्राइब्स है लद्दाख की, वो आपकी बाल्टी, बेडा, बोट और ब्रोकपा हो गया आपका, है ना, चांगपा हो गया, गारा हो गया, मोन हो गया, पुरिकपा हो गया, ये देख जाइएगा इसके बारे में, ये बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो बहुत सारे डिस्टिंक्ट कल्चर हेरिटेज हैं इन कम्युनिटीज के लद्दाख रीजन में, तो उसको भी प्रिजर्व करने की जरूरत है, उनको भी प्रमोट करने की जरूरत है। फिर इंक्लूजन की भी तो जरूरत है। जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग हैं, किसमें? हर तरीके का इंक्लूजन, चाहे पॉलिटिकल हो आपका, चाहे एजुकेशन में हो आपका, चाहे सोशल है आपका, है ना, चाहे इकोनॉमिक है आपका, तो सारे डोमेन में उनको जो है लाना है। समाज की मुख्य धारा से उनको संदर्भित कराएंगे, तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। ठीक है ना। अब यहां पर 6वीं अनुसूची के बारे में बताया जा रहा है। तो जो रैशनल है बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ जो आपका 6th शेड्यूल है, उसके संदर्भ में क्या है? तो यहां पर बताया जा रहा है कि रिलेशनशिप टू द लैंड इज द बेसिस ऑफ ट्राइबल और इंडिजीनियस आइडेंटिटी। बिल्कुल ठीक बात है। भूमि से वो इंटरनली कनेक्ट होते हैं, और वहां पर अगर उनको जो है न्याय नहीं मिलता है, तो एक तो उनका विकास नहीं होगा, फिर वहां पर आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी चुनौती जो है राष्ट्र, कोई भी हो देश, वो उसका सामना करता है, पहला। दूसरा, कल्चर और आइडेंटिटी ऑफ इंडिजीनियस पीपल कैन बी प्रिजर्व बाय इंश्योरिंग देयर कंट्रोल ओवर लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक बात है कि जो उनका कल्चर है, जो उनकी अपनी आइडेंटिटी है ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए उनका नियंत्रण तो हो उनकी भूमि पर, वहां पर जो आपके प्राकृतिक संसाधन है उसी को एड्रेस करने के लिए इसको बनाया गया है। एज दीज फैक्टर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइन द लाइफस्टाइल एंड कल्चर ऑफ द इंडिजीनियस पीपल। ठीक है, नॉर्मल सा पॉइंट है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो अरेंजमेंट है has resulted in the rise of conflict between different groups. For instance, tribal versus non-tribal. सीधी बात है कि एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच में जो है ये थोड़ा सा हार्मनी जो है उसको जो है नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, उसमें संघर्ष में वृद्धि हुई है, ऐसा बताया जा रहा है इस व्यवस्था के कारण। ये एक पॉइंट है, लेकिन ये हमको हाईलाइट नहीं करना है ना। जब हम इवैल्यूएट करते हैं या क्रिटिकल इवैल्यूएट करते हैं या क्वेश्चन को लिख रहे हैं, तो हम दोनों पॉइंट्स लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहां पर इसको मेंशन किया जा सकता है, लेकिन इसको हाईलाइट नहीं करना है। फर्दर इट अंडरमाइंस सोशल हार्मनी, स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द रीजन। ठीक है, तो ये बता रहे कि ये जो है आपका, अब वहां पर अगर आप किसी विशेष संदर्भ में जो आपके ग्रुप्स हैं जो आपके देश में रह रहे हैं, अब उनका इंक्लूजन नहीं हुआ, वो समाज के जो विकास हो रहा है देश का, उसकी मुख्य धारा से बाहर है, तो उनका असंतोष होगा राष्ट्र के प्रति, तो उससे क्या होगा? इंटरनेशनल जो इंटरनल जो आपकी सिक्योरिटी उसको थ्रेट होगा, सोशल हार्मनी को उसको नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, सीधी बात है। तो इससे वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जो है आपका वो कम दिखेगा। नक्सल वक्सल क्षेत्र को देखिए, जहां जहां रोजगार मिल गया लोगों को, तो वहां अपने आप जो है खत्म हो गया। हालांकि रेस्क्यू के लिए जो भी किया एफर्ट गवर्नमेंट ने तो किया ही, लेकिन आप देखेंगे कि जहां पर लोगों को रोजगार मिल जाएगा, जहां पर लोग जो है आर्थिक विकास में जो है उनको सम्मिलित कर लिया जाएगा, है ना, तो वहां पर आपको जो है इस तरीके की समस्या कम दिखाई देगी, दंगे कम होंगे, वहां पर इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट कम होगा। ये एक पॉइंट है आपका, है ना, एनालिसिस के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट दिया जा रहा है कि जो 6वीं अनुसूची है उसमें जो बनाया गया था उसको, है ना, तो मूल रूप से जो आपका अनडिवाइडेड असम था उसमें जो है बनाया गया था, वहां पर 90% से अधिक आदिवासी आबादी थी, तो उसको बनाया गया था। क्यों? क्योंकि उसको एक्सक्लूडेड एरिया के रूप में, मतलब बहिष्कृत क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। किसके अंदर? 1935 के एक्ट के अंतर्गत। और ये आपका सेंट्रल के डायरेक्ट कंट्रोल में, मतलब राज्यपाल के डायरेक्ट कंट्रोल में था। 6वां जो आपका शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है, मैंने पहले ही बताया, ट्राइबल एरिया के संदर्भ में एडमिनिस्ट्रेशन को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके राइट्स, उनके अधिकार, उनके हितों के संरक्षण के संदर्भ में। अब ये जो स्पेशल प्रोविजन है वो किसके अंतर्गत है? तो 244(2). अब कोई क्षेत्र जनजाति क्षेत्र है कि नहीं, उसको कौन डिसाइड करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, आप लोगों को पता होगा। वही बता रहे 244 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 275 सब क्लॉज 1, ये अनुदान से रिलेटेड है। 275, 282,
है ना, ये सब आपके अनुदान से संदर्भित। इसके बाद जो छठवां शेड्यूल है वो प्रोवाइड करता है ऑटोनॉमी, स्वायत्तता देता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज एरियाज थ्रू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, है ना, तो वहां प्रशासन के लिए ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह बनाई जाती। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आर्टिकल है ये आपका 3.0 कैंपेन है, मैं भी डिजिटल, है ना, मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन। तो अभी यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, आवास और शहरी मामलों के संदर्भ में जो मंत्रालय है, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स, और मीटी जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने लॉन्च किया है ये अभियान किसके अंतर्गत, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत। तो यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स की बात की जा रही है, उनके हितों का संरक्षण करना जरूरी है क्योंकि उनको किसी भी तरीके की सोशल सिक्योरिटी प्राप्त नहीं हुई है और बहुत बड़ा तबका हमारा इस क्षेत्र में सम्मिलित है, संलग्न है ना। तो देश के अंतर्गत सभी जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो भैया इनको उसमें मुख्य धारा में जोड़ना, इनको भी जरूरत है, इनको भी सोशल सिक्योरिटी। तो बहुत सारी जो है आपको कोविड के दौरान ये आपको देखने को मिलता है, ये योजना स्वनिधि योजना, है ना। अब यहां पर आप देखेंगे की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, है ना, ठेले वगैरह देखते होंगे, रेडी वगैरह आप लोग, वो उसी से संदर्भित है। तो डिजिटल जो ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स है वो आपका इंटीग्रल पार्ट है किसका, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर जो आपका निधि है उसके अंतर्गत, जिसको पीएम स्वनिधि भी बोला जाता है, उसी का एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू इशू अ ड्यूरेबल क्यूआर कोड एंड यूपीआई आईडी एट द टाइम ऑफ डिस्बर्समेंट एंड ट्रेन मतलब प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं द बेनिफिशियरीज इन कंडक्ट ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन। पूरे जो पैराग्राफ का क्रक्स है वो ये है कि भैया जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस डेवलप करो, उनको ट्रेनिंग दो और उनको जो आपके डिजिटल ट्रांजेक्शन है उनको अपनाने के लिए उनको क्या करना है, प्रेरित करना है। अब उसके लिए किस तरीके से जो आपका वो क्यूआर कोड को यूज करेंगे, किस तरीके से यूपीआई आईडी के थ्रू करेंगे, तो उनको जो है वो आईडी और कोड वगैरह जो प्रोवाइड कराए जाए, है ना, डिजिटल लेन देन करने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाए, इस तरीके के संदर्भ इसके अंतर्गत देखा जाएगा, है ना। अब यहां पर जो है इन ऑर्डर टू गिव फर्दर इंपेटस टू द डिजिटल ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ बेनिफिशियरीज, तो उनकी प्रशिक्षण कौन कराएगा, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के संदर्भ में जो बता रहे, तो यहाँ पर आपकी सब अब वही मंत्रालय आ जाएंगे आपके, है ना, जो आपका हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है, मीटी है आपका, तो उन्होंने संयुक्त रूप से जो है आपका क्या बोला है, नवंबर 2021 तक पीएम स्वनिधि जो भी आपके बेनिफिशियरीज थे उनको डिजिटल लेन देन को ताकि वो अडॉप्ट कर सके, तो उसमें उसके प्रयासों को पूरा करने के लिए ये आपकी जो योजना है उसको लॉन्च किया था। नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो बोल रहे हैं वही है डिजिटल ऑनबोर्डिंग ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स हु हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड लोन्स अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। तो इनके लिए जो है पीएम स्वनिधि के अंतर्गत इनको लोन प्रोवाइड किया गया था कोविड में, आप देख रहे थे। तो सबसे पहले जो है वो यही बोल रहे हैं कि जो जिनको ये ऋण प्रदान किया जा रहा है उनको जो है डिजिटल रूप से शामिल करना जो है, उनको डिजिटल जो ऑनबोर्डिंग है उससे संदर्भित करना आवश्यक है, जिसके लिए आपका लाया गया है अभियान, है ना। अब यहां पर बताया जा रहा है कि इंटीग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। तो सीधी बात है एक आईटी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो एकीकृत होगा, इंटीग्रेटेड होगा इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए, स्कीम के लिए। यहाँ पर जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी फुल्ली ऑनलाइन होगी और इसमें जो आप देख रहे हैं जो एसवीज है कैन अप्लाई फॉर लोन डायरेक्टली थ्रू पीएम स्वनिधि पोर्टल। स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें कि भैया ऑनलाइन जो है लोन के लिए वो बिल्कुल इस पोर्टल से, स्वनिधि पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन जो है सबमिट की जाएगी म्युनिसिपल ऑफिस में, है ना, म्युनिसिपल ऑफिस में। ये आपका क्या हो गया बताइएगा, 73rd 74th अमेंडमेंट। तो अब ये शहरी निकाय जो है उनके संदर्भ प्रशासन, तो म्युनिसिपल ऑफिस और कॉमन सर्विस सेंटर्स, वहां पर जो है आवेदन किया जा सकेगा। कॉमन सर्विस सेंटर्स के बारे में आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर एडिशनल पॉइंट बता रहे हैं कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स है कैन अप्रोच म्युनिसिपल फंक्शनरीज और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन टू अप्लाई थ्रू पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप। तो इसके अंतर्गत जो है वो वहां के पदाधिकारियों से भी आवेदन करने के लिए संपर्क कर सकते हैं लोन वगैरह के लिए। अब यहाँ पर जो स्वनिधि स्कीम है वो अवेलेबल है आपके सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पूरे देश भर में, इंक्लूडिंग दोस्त फ्रॉम दाहोद ट्राइबल एरिया हु आर इंगेज्ड इन वेंडिंग इन अर्बन एरियाज ऑन और बिफोर, जो आपका लिखा है 24/20/20। ठीक है, तो नॉर्मल सा पॉइंट है, देख जाइएगा इसको। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा है ये बताया जा रहा है कि ये आपका अनाउंस किया गया था इकोनॉमिक स्टिमुलस सेकंड अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। कौन सा, स्वनिधि स्कीम जो है आपका। इसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया गया 1 जून 2020 से
किस लिए? ताकि उपलब्ध कराया जा सके वहनी या अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स टू रिज्यूम देयर लिवलीहुड्स दैट हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन्स विद अ सैंक्शन बजट ऑफ 700 करोड़। तो मैंने पहले ही बताया, जो आपका कोविड के कारण इनको लॉस हुआ था स्ट्रीट वेंडर्स को, तो ताकि वो फिर से बेचारे अपने व्यवसाय को संचालित कर सके, तो वो जो है इसलिए वर्किंग कैपिटल उनको जो रिक्वायरमेंट थी उनकी, उसको फुलफिल करने के लिए इसको लागू किया गया था जून 2020 से 700 करोड़ के बजट के साथ। देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट है आपका ये। अब यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप चाहें तो एक बार रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसके कारण देखा जा रहा है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत इसको देखा जा रहा है। फर्स्ट पेपर में भी रख सकते हैं। ज्योग्राफी का कोर प्रोजेक्ट है। अब बताइएगा, रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट्स की बात आज हम कर रहे हैं, तो इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया था, है ना, और कब से हमारे यहाँ ये प्लानिंग है, और अभी तक जो है कितनी जो है इस तरीके की जो है योजनाओं को मूर्त रूप दिया गया है। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो आप देख जाइएगा इसको। अब इसका कंटेक्स्ट जो है, तो अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है फंडिंग और इंप्लीमेंटेशन केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का, है ना। इसकी टोटल कॉस्ट बता रहे 44,605 करोड़ है, और ये प्रोजेक्ट जो है अगले 8 सालों में, मतलब 8 ईयर्स में जो है कंप्लीट किया जाएगा। अब यहाँ पर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है क्या, ठीक है, बुंदेलखंड जो पन्ना वाला आपका एरिया है, वहां से ये आपकी निकल रही है, ये आप लोगों को पता होगा। अब ये जो है पहला प्रोजेक्ट है अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि इसके द्वारा क्या किया जाएगा, है ना। तो इसमें केन नदी से यमुना की दोनों जो सहायक नदी है, ये आपको पता होगा ट्रिब्यूटरी है, बेतवा नदी जो है और केन दोनों, तो इसमें जो है आपका दोनों सहायक नदियां जो हैं, इसमें पानी को स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई। सही बात, सीधी बात यह है कि भैया अगर किसी रिवर को वहां पर इंटरलिंक किया जा रहा है, तो जो वाटर सरप्लस एरिया और वाटर डेफिसिट एरिया, तो वहां पर उसको बैलेंस करने के लिए किया जा रहा होगा। उससे इरिगेशन करेंगे, उससे जो भी आपकी वहां पर पानी की कमी है, जैसे बुंदेलखंड में आप एरिया देखेंगे अगर एमपी में, तो ये आपका सूखा क्षेत्र है, तो वहां पर सिंचाई के लिए फिर आपके पानी नहीं है, तो है ना, और फिर पीने के लिए पानी नहीं, तो उन सब चीजों को एड्रेस किया जाएगा, इसीलिए तो किया जा रहा होगा। तो बोथ ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना, केन बेतवा लिंक जो है कैनाल, वो 221 किलोमीटर लगभग लंबी है, और इसके अंतर्गत 2 किलोमीटर लंबी टनल भी है। ये नॉर्मल सी चीज है। अब ये प्रोजेक्ट का जो है 2 चरण में कंप्लीट किया जाएगा। इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, 4 कंपोनेंट्स भी हैं। फेज 1 में जो है इन्वॉल्व किया जाएगा वन ऑफ द कंपोनेंट्स, जो आपका दौधन डैम जो कॉम्प्लेक्स है। अब ये दौधन एक बांध है वहां पर, ठीक है, एंड उसकी जो सब्सिडाइरीज यूनिट है, सच एज लो लेवल टनल, हाई लेवल टनल, केन बेतवा लिंक कैनाल और पावर हाउसेस। अब ये कंटेक्चुअल जानकारी है। अब दूसरे चरण में 3 घटक और भी इसमें शामिल होंगे, जिसमें लोअर ओर डैम है, बिना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, और कोटा बैराज है आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, ये प्रोजेक्ट जो है एक्सपेक्टेड है एनुअल इरिगेशन जो इसके द्वारा होगा कितना किया जा सकेगा, 10.62 लाख हेक्टेयर्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, इतने बड़े क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फिर ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई भी बढ़ेगा, जिससे लगभग 62 लाख पीपल्स जो है वहां पर वो बेनिफिट प्राप्त करेंगे, उसको एक्सेस कर पाएंगे, किसको, ड्रिंकिंग वाटर को। एंड जनरेट, यहां पर पावर की भी बात है, 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर से, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी हम अपने पास रख सकते हैं। अब इसकी टोटल जो कॉस्ट बता रहे हैं वो एसएस की गई है, वो हमने पहले ही देख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है सेंट्रल सपोर्ट 39,317 करोड़ रुपए का, ठीक है ना, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जिसमें जो कवर करेगा ग्रांट के रूप में तो 36,290 करोड़ है, और जो लोन अमाउंट है वो 3027 करोड़ है ना। ये बताया गया कंटेक्चुअल जानकारी, सारी चीजों को याद नहीं करना। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर मैप वगैरह बताया जा रहा है, यहाँ पर देख जाइएगा, एमपी का मैप है ये आपका, ठीक है ना। तो वो इसलिए बताया गया क्योंकि केन बेतवा लिंक को दिखाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर एक एनवायरमेंटल ग्राउंड भी था, कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी था कि भैया अगर आप बीच में से कैनाल ले जाओगे, केन बेतवा लिंक परियोजना को मूर्त रूप दोगे, तो उससे वहां पर जो वन्य जीवन है, वन्य जीवन में जो आपका बायोडाइवर्सिटी है, तो वहां पर हैबिटेट लॉस हो सकता है। तो ये सब चीजें, ये ग्राउंड था वहां पर, ठीक है ना। लोग इसका अपोज भी कर रहे थे, वो भी देख जाइएगा। अब इसके बाद आगे जो है यहाँ पर ये एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया गया है ना।
तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसको केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी विल बी सेट अप टू इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट, तो उसको जो है क्रियान्वयन के लिए वहां पर रखा गया है। वास्तव में केंद्र ने देश में नदियों को जोड़ने के लिए जो ये परियोजना है, काफी समय से ये प्लानिंग चल रही है हमारे यहाँ, आप देखेंगे 70 के दशक से ही। और कॉलोनियल एक ऑफिसर थे, उनका ये आइडिया था, बताइएगा क्या नाम था उनका। तो द सेंटर हैज सेट इन मोशन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ NIRA, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी, एंड इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी फॉर प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन के लिए, फाइनेंस के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए, जो भी आपके ILR से रिलेटेड प्रोजेक्ट है कंट्री में, तो इसको क्रियान्वित करने के लिए जो है ये बात कर रहे हैं क्या, एक तंत्र की, ठीक है ना। और उस तंत्र का नाम नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी, उसके निर्माण की प्रक्रिया को गति प्रदान की, क्योंकि एक स्पेसिफिक कोई बॉडी तो है जो इन सब चीजों को एड्रेस करे, है ना। इसके पास अलग अलग लिंक परियोजनाओं के लिए SPV स्थापित करने का अधिकार होगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो केन बेतवा प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और कंटेक्चुअल चीजें बता रहे कि मार्च 22 2021 में एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में इंप्लीमेंट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। अब वहां से झांसी वगैरह वाला एरिया आएगा तो यूपी वहां से जुड़ा हुआ है। तो इससे लाभ किसको होगा, तो ये परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है आपका, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में जो फैले हुआ क्षेत्र है उसको यहाँ पर फायदा होगा। उसके बाद जल शक्ति मिनिस्ट्री ने यह भी बोला है कि इसका इमेंस जो बेनिफिट होगा वो वाटर स्टार्व रीजन में होगा, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन मध्य प्रदेश के, और बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर उत्तर प्रदेश के। इसके बाद यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये नदी परियोजनाएं जो हैं उनको और अधिक जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा, उसके लिए लैंडमार्क का काम करेगा, और ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पानी की कमी देश के विकास में किसी भी तरीके से हर्डल या बाधक ना बने। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है UPI से रिलेटेड है आपका, और इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, रेपिटेशन होगा ये। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि UPI जैसे पहले हम स्मार्टफोन से ही एक्सेस कर पा रहे थे, तो जल्दी ही जो है UPI सुविधा फीचर्स फोन में भी, जो फीचर फोन होते हैं, नॉर्मल फोन जो यूज करते हैं उनके लिए भी उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी जो है वो केवल स्मार्टफोन के लिए ये आपका अवेलेबल। ये कंटेक्स्ट हो गया। आप की पॉइंट्स देखते हैं UPI है क्या, तो यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है एक तरीके का, तो एक तरीके का पेमेंट इंटरफेस है कि पहले अकाउंट में बैंक जाके या कोर जो बैंकिंग आपका ऑनलाइन है उसी से कर पाते थे। अब UPI एक कोड मिल जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसको स्कैन करके या उससे डायरेक्टली पैसा जो है ट्रांसफर किया जा सकता है ना। तो रेगुलेटर जो है हैज आल्सो, नियामक जो है हैज आल्सो प्रपोज टू मेक द प्रोसेस फ्लो फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन सिंपल थ्रू एंड ऑन डिवाइस वॉलेट इन UPI एप्लीकेशन। उसको और भी सरल बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। ये जो आपका क्या है, भुगतान और निपटान प्रणाली है, ठीक है। तो इट हैज आल्सो डिसाइडेड टू इनहेंस द ट्रांजैक्शन लिमिट, तो ट्रांजैक्शन लिमिट भी बढ़ाने की बात की गई। पहले UPI के थ्रू जो है आपका 2 लाख तक एक दिन में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन, तो इसको बोला गया कि आप 5 लाख तक कर देंगे, ठीक है ना। फॉर पेमेंट थ्रू UPI फॉर द रिटेल डायरेक्ट स्कीम फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी GSECs एंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है ना, IPO की बात करें वहां पर। अब ये कदम जो है भारत को भुगतान करने के पारंपरिक जो ट्रेडिशनल हमारे तरीके हैं उसको बदल के अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो हमारा मार्ग है उसको और ज्यादा सशक्त करेगा, ठीक है ना। और वो जो हमारे राष्ट्र का उद्देश्य भी है देश का, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब UPI के बारे में बता रहे तो ये एक इंटरफेस सिस्टम है, इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप किया गया। किसके द्वारा, तो NPCI के द्वारा। NPCI जो है हमारा, ठीक है ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कैसी संस्था बताइएगा, कब इसकी स्थापना की गई, यही जो है ये सब करते हैं, है ना। रुपे कार्ड वगैरह के संदर्भ में भी आपने इनका नाम सुना होगा। तो ये फैसिलिटेट करते हैं इंटर बैंक पीयर टू पीयर एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन को। अब ये जो इंटरफेस है वो रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, RBI के द्वारा, और ये वर्क करता है बाय इंस्टेंटली ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन 2 बैंक अकाउंट्स ऑन अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। अब दिसंबर 2020 तक बताया जा रहा है कि 207 बैंक जो है अवेलेबल थे आपके UPI के लिए विथ अ मंथली वॉल्यूम ऑफ 3.5 बिलियन ट्रांजैक्शन, और जो वैल्यू बताई जा रही है 4.5 ट्रिलियन बताई जा रही है ना, तो UPI के अंतर्गत। तो UPI विटनेस 4.1 बिलियन ट्रांजैक्शन टिल अप्रैल 2021। तो ये एक डेटा है, इसको रटना नहीं, ये देखना है कि हमारे यहाँ, अब हम खुद ही देखें नॉर्मल लाइफ में तो डिजिटल ट्रांजैक्शन को ज्यादा आदमी क्या करता है, प्रायोरिटी देता है ना, उससे बहुत सारी सुविधाएं भी होती है। अब यहाँ पर अप्रैल 2009 में इसको जब लॉन्च किया गया, ठीक है ना, पेमेंट मैकेनिज्म की बात करें, NPCI की बात कर रहे हैं, फॉर्म किया गया, किस तरीके से इस डोमेन में हमने प्रगति की वो बताई जा रही। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, इंटीग्रेट करना सारे पेमेंट मैकेनिज्म को जो हमारे देश के अंतर्गत उपलब्ध है, और उसको यूनिफॉर्म, यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी लाना,
है ना, फॉर रिटेल पेमेंट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म। तो ये बता ही दिया गया इसको कि जो है इसको जो है आपके वहां पर बनाया गया था, इसका गठन किया गया था, है ना। फिर उसी के अंतर्गत सारे डेवलपमेंट्स आज आप देख रहे हैं, इसलिए बार बार नाम सुनते होंगे एनपीसीआई का, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख जाइएगा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से। अब यहाँ पर 16 अगस्त 2018 को यूपीआई 2.0 को लॉन्च किया गया, जो इनेबल किया गया उसके द्वारा यूजर्स टू लिंक देयर ओवरड्राफ्ट जो अकाउंट है टू अ यूपीआई हैंडल। इसके बाद करेंटली देखा जाए वर्तमान संदर्भ में, है ना, कंटेम्प्रेरी टाइम में, तो ये आपका करेंटली द बिगेस्ट अमंग द एनपीसीआई ऑपरेटेड सिस्टम इंक्लूडिंग जो आपका एनएसीएच है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, आईएमपीएस है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, रुपे एटसेट्रा, है ना। तो इसमें जितने भी आप सिस्टम देख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा है ये आपका यूपीआई, वर्तमान में बताया जा रहा है। और इसके बाद बताया जा रहा है आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपकी सबसे लीडिंग ऐप्स है यूपीआई से रिलेटेड, तो वो आपकी फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, अमेजन पे है और भीम है, ठीक है ना। इसमें भीम जो है आपका वो सरकार के द्वारा जो है वहां पर संदर्भित किया गया, उसको लॉन्च किया गया है ना, भीम के बारे में। अब भीम जो है भारत इंटरफेस फॉर मनी है। अब ये आपका इंडियन मोबाइल पेमेंट ऐप है जो डेवलप किया गया है एनपीसीआई के द्वारा, और ये आपका यूपीआई बेस्ड है। इसको लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2016 को। उसका भी उद्देश्य क्या था, इंटेंशन क्या था, तो फैसिलिटेट करना ई पेमेंट को डायरेक्टली थ्रू बैंक्स एंड इनकरेज कैशलेस ट्रांजेक्शन। आपको याद होगा कि कैशलेस ट्रांजेक्शंस को वहां पर प्रमोट इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ये ब्लैक मनी वाली जो प्रॉब्लम है उसको भी एड्रेस कर पाते हैं, है ना, डिमोनेटाइजेशन वाला संदर्भ याद होगा आपको। यहाँ पर जो एप्लीकेशन सपोर्ट है फॉर जो सारे इंडियन बैंक्स के लिए विच यूज यूपीआई विच इज बिल्ट ओवर द आईएमपीएस जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाउ द यूजर टू इंस्टेंट जो आपके ट्रांसफर वगैरह देखते हैं ना कि इंस्टेंटली कर दिया जाता है मनी बिटवीन 170 मेंबर बैंक ऑफ एनी टू पार्टीज। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। सबसे पहले यहाँ पर जो एमसीक्यू है इसमें पूछा जा रहा है कि जो रॉयल गोल्ड मेडल है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला जो है यहाँ पर स्टेटमेंट कि इसको ये जो रिकॉग्नाइज किया जाता है अवार्ड वो किसके लिए, तो लाइफ टाइम वर्क के लिए द रॉयल गोल्ड मेडल इज अप्रूव्ड पर्सनली बाय जो एलिजाबेथ आपकी सेकंड है, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, उनके द्वारा अनुमोदित किया जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि इट इज गिवन टू अ पर्सन और ग्रुप, किसी व्यक्ति और ग्रुप को भी दिया जा सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल को, हु हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द एडवांसमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। और आर्किटेक्ट जो आपके प्रद्युम्न पांडे हैं उन्होंने रिसीव किया है रॉयल गोल्ड मेडल 2022, वन ऑफ द वर्ल्ड्स, जो आपका पूरे विश्व की बात करें वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑनर्स फॉर आर्किटेक्चर। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ये आपके जो आर्किटेक्ट हैं बालाकृष्णा दोषी, उनको दिया गया है ये 2022 का जो ये आपका रॉयल गोल्ड मेडल है उनको मिलेगा, है ना, जो दुनिया के सबसे जो प्रतिष्ठित सर्वोच्च सम्मान है आर्किटेक्चर के संदर्भ में उनसे ये संदर्भित आपका अवार्ड है रॉयल गोल्ड मेडल। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, नाम गलत दिया गया। बाकी पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। इसका आंसर आपका ओनली 1 और 2 ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जा रहा है विश्व स्वर्ण परिषद के बारे में, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये आपका एक मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द गोल्ड इंडस्ट्री, जो पहला स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है अपने मेंबर्स को टू माइन इन अ रिस्पॉन्सिबल वे एंड डेवलप द कॉन्फ्लिक्ट फ्री गोल्ड स्टैंडर्ड, दूसरा भी ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर यूके में है और भारत, चाइना, सिंगापुर, जापान और यूएसए में इनके ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं। सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं यहाँ पर। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये फार्मास्यूटिकल जो शिक्षा विधेयक है उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट फ्रेम किए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि राज्यसभा ने इसको पास्ड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल 2021 ऑन दिसंबर 9 2021। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये इस बिल के अंतर्गत जो मोहाली के एक संस्थान के अलावा 6 और फार्मास्यूटिकल शिक्षा और रिसर्च जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया जाएगा, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। तीसरा ये कि जो प्रोवाइड करेगा ये प्रोवाइड करेगा, इट प्रोवाइड्स for a council to coordinate activities among institutes in a bid to ensure development of pharmaceutical education research and maintenance of standards। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। और 6 दिसंबर को ही लोकसभा में भी इस बिल को जो है आपके वो क्लियर कर दिया गया है,
है ना, ध्वनि मत के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो ट्रू है यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट अवार्ड के संदर्भ में। तो पहला ये लिखा गया कि ये हर वर्ष जो है वो आपका दिया जाता है ये अवार्ड, है ना, और 2015 से ही ये आपका दिया जाता है अवार्ड, मतलब 2015 से लगातार दिया जा रहा है। तो यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 2011 से जो है हर साल ये यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट जो आपका अवार्ड है वो दिया जाता है राजापुड़ी कामाक्षी जी की स्मृति के संदर्भ में। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर वैसे भी मिल जाता आपको। दूसरा ये है कि जो रूपेश गोयल हैं आईआईटी कानपुर के, उनको जो है इस साल जो है उस अवार्ड के विजेता है, यंग जियो स्पेशल जो आपका साइंटिस्ट अवार्ड है, रूपेश गोयल। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा, ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया गया गोयल जी को बाय मेंबर ऑफ स्पेस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इनॉग्रल इवेंट ऑफ द डिजी स्मार्ट इंडिया 2021 कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय द जियो स्पेशल। जो जियो स्पेशियल आपका वर्ल्ड है ना, जियो सिंक्रोनस पढ़ते होंगे आप लोग, सन सिंक्रोनस पढ़ते होंगे, बताइएगा दोनों में क्या डिफरेंस है ना, कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड। इसी के साथ जो आज का हमारा वीडियो है यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।